जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए क्लास 3 है, मतलब तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग डिजिटल सम देख लिए थे, आज हम उससे आगे देखेंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से फार्मूला लगा के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n प्राकृतिक या n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कहने का मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1 से लेकर 2 से लेकर अनिश्चित, मतलब कहने का मतलब अनिश्चित नहीं, कोई एक जिसका निश्चित इंड हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ से 1 से शुरू होकर 20 तक, तो 20 तक निकालना है। तो कहने का मतलब n का मान कितना हो गया, 20। इसलिए इस तरह के अगर सवाल रहेगा तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ जो होता है n होता है नंबर ऑफ संख्या। कहने का मतलब जो आप गिनते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं, पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में आप जानते होंगे पदों की संख्या मतलब जो जितना नंबर होता है काउंटिंग करके वही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सवाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम बोले इसका योग ज्ञात करें। तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम स्पीड में, कहने का मतलब जल्दी, सेकेंडों में। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसे जोड़ के भी। लेकिन अगर बड़ा संख्या आ जाए, मान लीजिए 1 से 1000 तरीका योग बोलेगा, 1 से लाख तरीका योग बोलेगा, तो आप एकदम मिनटों में, सेकेंडों में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब लास्ट कितना है, जो लास्ट होता है वही n होता है। आप जरा सोचिए, अब प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गिनती, इसका मतलब काउंटिंग करके 10 आया होगा। 10 तक आप लिखे है तो मतलब काउंटिंग करके लिखे होंगे। तो n का मान आ गया 10, समझ में आ गया। अब फार्मूला लगाइए, n इंटू n प्लस 1/2। अब n का मान 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 से काटिएगा 5, ये 5 गुने ये 11, 55। कहने का मतलब 1 से 10 तक आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 55। तो एकदम मिनटों में, सेकेंडों में आप इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको बोलेगा 1 से 575 का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 575, और एकदम ये फार्मूला लगा देना है। फिर उसमें आप 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि ये 575 विषम है, तो इसका मतलब यहाँ पे विषम प्लस 1 विषम, तो विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होता, और ये 2 से कट जाएगा। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगला हम देते हैं यहाँ से n विषम संख्याओं का योग। यहाँ पर हम क्या लिखे, n विषम संख्याओं का योग। इसका जो फार्मूला होता है n², क्या होता है, n²। आप मतलब कहने का मतलब n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब उस लास्ट संख्या को स्क्वायर कर देंगे। जितना बार पदों की संख्या जो गिने होंगे, यहाँ आप 1 से 10 तक लिए हैं, तो उसमें 10 मेंबर है, कहने का मतलब 10 संख्या है। तो 10 संख्या में जो 10 है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वही क्या हुआ, आ जाएगा n विषम संख्याओं का योग। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लिखे, तो एग्जाम्पल में देखिए, विषम संख्या सिर्फ बोल रहा है 1 3 5 7 9 11, समझ में आ गया। तो इसमें कितना बार लिखे आप, 1 2 3 4 5 6 बार लिखे है। तो कहने का मतलब वो जो है 6 बार लिखे है, कहने का मतलब ये कितना है, आप देखिएगा, सम विषम ऐसे प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन n विषम संख्याओं का योग इसमें हम लिखे हैं। तो n विषम संख्या का योग मतलब जो विषम संख्या है वही, तो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 है या सॉरी 5 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। कितना, 25। आप देखिए जोड़ के, 9 7 16 और ये 5 21 21 4 25, तो आ रहा है। आप 1 से 20 तक
का विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा तो भी आएगा। 1 से 100 तक का विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए तब भी वैसे ही बनेगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, जो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे क्या है। आगे है कहने का मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। प्रथम बोलिए या बोलिए डायरेक्ट बोलिए n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब मान लीजिए यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम 10 तक लिए हैं। अब 10 तक लिए हैं तो कहने का मतलब n का मान कितना हो जाएगा 10। और इन सब का क्या करना है, वर्गों का योग। तो क्या यह वर्ग है, तो वर्ग नहीं है। तो वर्गों का योग तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वर्गों का योग ये, और योग है तो इसमें कहने का मतलब सब में क्या होगा, प्लस होगा। सब में क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ गया। और यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 10। अब जब n का मान आ गया 10 तो आप इसमें मान रखिए। तो मान रखिएगा यहाँ से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से n का मान रखिएगा 10, यहाँ पर रखेंगे तो 10 प्लस 1, यहाँ से 2 गुने 10 प्लस 1 बट्टा में 6। अब ये आ जाएगा कितना 10 इंटू 11, ये 10 दूनी 20 21 बट्टा में 6। आप काटिए 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 से 5। अब ये कितना आ जाएगा, आप गुना कीजिए 5 7 5 35 गुने 7 गुना करके कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो यहाँ से 3 5 8, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये इन सब का वर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 85। तो समझ में आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सवाल, चाहे सवाल जैसा भी हो, इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए एक है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, कहने का मतलब घनमूल। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल हम कम दे रहे हैं क्योंकि सीटेट वाला के लिए टाइम नहीं है, इसलिए देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये सब का क्या, होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ये इसका फार्मूला होता है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इतना ही तलिक मान लीजिए। ये सब का निकालना है। तो n का मान तो आ गया यहाँ से 5 और फार्मूला लगाइए। अब योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करें तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इस सब का होल स्क्वायर। अब यहाँ से n का मान 5 इंटू फिर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस सब का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से 5 इंटू ये आ जाएगा कितना 6, जोड़ने पर 2 से 3, इन सब का क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर। अब जोड़िए 5 तिया 15 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 15 का स्क्वायर 225। क्या आपने ये जो आंसर आपका आया है क्या यह सही है? अगर मान लीजिए आप भूल गए
आपको डाउट लग रहा है तो आप छोटा रहेगा तो आप चेक भी कर सकते हैं, तो छोटे से ही हम तो समझते हैं बड़े वाला। तो आप ऐसे समझिए 5 का क्यूब 125, 4 का 64 और 3 का कितना होता है 27, 2 का। तो इस तरह से आप जोड़ के भी ये ज्ञात कर सकते हैं अगर छोटा रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है फार्मूला तो अगर फार्मूला भूल गए, सवाल छोटा है इस तरह से 10 तक है तो आप जल्दी जल्दी में क्यूब भी कर सकते हैं अगर याद होगा क्यूब तब, नहीं तो आपको ये फार्मूला याद करना है, एकदम लगाना है फार्मूला, एकदम बन जाएगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है आपको लोग को पूछता है ये जातीय मान, जातीय मान। देखिए इसमें जो होता है जिसके विषय में पूछा जाए वही होता है। समझ में आ गया। मतलब जिसके विषय में, जिसके बारे में, विषय या बारे एक ही है, जिसके बारे में पूछा जाता है वही इसका क्या होता है, मान होता है। कहने का मतलब अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले इस तरह से हम बोले जो इसमें इतना में 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान तो क्या होगा 5 ही होगा। समझ में आ गया। एक होता है क्या, तो स्थानीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, जो अंकित मान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए क्या है प्लेस वैल्यू कहने का मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान इसी तरह का होता है, इसमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है। देखिए उसमें इकाई दहाई के अनुसार चलता है। अब देखिए यहाँ से हम अगर लिखें स्थानीय मान, स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान मतलब जिसके बारे में पूछा जाए उसको लेकर इकाई दहाई का अंक कहने का मतलब उसको लेकर उसके आगे का अंक देखकर उतना शून्य लगा देना। कहने का मतलब आप जिसके बारे में मतलब बोलेगा किसी भी संख्या के बारे में स्थानीय मान याद करने के लिए, तो जिसका स्थानीय मान बोलेगा उसके आगे जो भी संख्या होगा, जितना संख्या उतना आप 0 रख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ लिखे इस तरह से इतना में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इस तरह से अगर हम सवाल दें तो 2 कहाँ है देख लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें हम अपने भाषा में लिखे, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। जो सैकड़ा इकाई दहाई किसी भी स्थान पर है तो उसके अनुसार 0 लगाना है। तो देखिए 2 है, उसके बाद कितना 1 2 0 रख देना है, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे इतना समझ गए तो अब हम लोग चलते आगे, यूनिट डिजिट निकालना, रिमाइंडर निकालना, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए रिमाइंडर निकालना मतलब शेष फल ज्ञात करना। तो शेष फल ज्ञात करना, जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर रहेगा ना, क्या पावर, तो पावर में भाग नहीं लगाना है, इसमें भाग लगाना है। तो उसके नीचे वाला में जो संख्या दिया रहेगा तो उसी में भाग लगा, उसके बेस में भाग लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे किसी भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बेस मतलब आधार बेस में भाग लगाकर रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। किसी भाग संख्या के किसी भी
क्या लिख दिए हैं, सॉरी, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के बेस में भाग लगाकर चेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हम लिए 18 और उसका पावर ले लीजिए 27 और बट्टा में अगर हम दे दिए 19, तो इसका रिमाइंडर बोलेगा ज्ञात करने के लिए। तो आप इसमें नहीं लगाना है पावर में, किस में लगाना है, उसके बेस में लगाना है। तो बेस क्या है 18, तो उसमें अगर हम भाग लगाएंगे इससे इसमें भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अब जब नहीं लगेगा इसमें भाग तो कितना रिमाइंडर बचेगा, माइनस में -1 बचेगा ना। अब क्योंकि -1 बचेगा और -1 का पावर कितना है 27, और 27 एक कथी क्या है, ऑड नंबर, और जब कभी भी ऑड नंबर होता है तो क्या होगा, माइनस ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए आप इसमें आप भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो कितना जायदा, एक जायदा, कहने का मतलब आप किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं। ऐसे मान लीजिए ये 12 है, अगर 12 में हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 शेष बचेगा। लेकिन अगर 12 है, यहाँ पर 13 से भाग दे रहे हैं, तो 13 से भाग दे रहे हैं तो कहने का मतलब -1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि आप इसमें भाग दे रहे हैं तो नहीं घटेगा। भाग का मतलब क्या, इस तरह से आप भाग लगाते हैं, अगर नहीं लगेगा तो आप भाग लगाइएगा तो घटाइएगा तो -1, तो इसी तरह का कुछ होता है। तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरह का सवाल दे दे, 32 का पावर 4 गुने, यहाँ से मान लीजिए 24 का पावर कुछ दे दे, इस तरह का नहीं लीजिए, एक अभाज्य संख्या के रूप में लिख लीजिए। मान के चलिए यहाँ से 13 का पावर 4 और 17 का पावर 6 और पूरा के बट्टा में है 6 से भाग लगाना। तो इसमें अगर हम 6 से भाग लगा कर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो उसके क्या करेंगे, बेस में भाग देंगे। तो बेस में 6 दूनी 12 करने का मतलब 1 शेष और उसका पावर क्या है, 1 सम संख्या, गुने इसमें अगर हम भाग देंगे तो 6 3 18 या 6 दूनी 12 5 शेष बच रहा है कि नहीं। आप देखिए या तो 5 शेष बचेगा इसमें, या तो कितना शेष बचेगा, -1 शेष बचेगा। तो -1 जब शेष बचेगा तो आप इसमें क्या करिएगा, इसमें से घटाइएगा तो 5 शेष बचेगा। तो मान लीजिए यहाँ से 5 शेष बच रहा है, फिर यहाँ से हम इस तरह से किया, आप मान लीजिए या तो 1 शेष बच रहा है, तो इसका पावर तो क्या है, इसका पावर क्या है, सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये भी सम हो जाएगा। तो 1 गुने 1 कहने का मतलब ये आ जाएगा कितना, 1। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। या तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 का पावर भी कितना आ जाएगा, देखिए आप समझिए, यहाँ पर 1 का पावर 4 आया, यहाँ पर 5 का पावर 6 आया, और फिर जब हम इसको करेंगे तो कितना है 6, फिर जब भाग लगाएंगे यहाँ से तो रिमाइंडर -1, फिर -1 का, इसलिए हम 1 लिखे हैं। तो समझ में आ गया। अब जो आता है यूनिट डिजिट, कहने का मतलब इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको बेस में नहीं भाग देना है, उसके क्या करना है, पावर में भाग लगाना है। जैसे हम लोग, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते, ये समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर है हम लोग यूनिट डिजिट निकालने का नियम। देखिए पहला, अगर मतलब सबसे पहले लिख दे रहे पावर में 4 से भाग लगाना है, पावर में 4 से भाग लगना है। उसके बाद अगर शेष कितना आ जाएगा, अगर शेष 0 आ जाए तो पावर 4 मानना है। फिर अगर शेष 1 2 3 हो तो फिर से क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से इस तरह से लिख देते, सॉल्व करेंगे। समझ में आ जाएगा।
अब देखिए ये इसका क्या होता है, नियम होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखे, और एक बात और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे तो लिखे दिए, चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं 6, और 6 का पावर हम लिख दिए मान के चलिए 21, और इसका क्या निकालना है, यूडी, मतलब यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका जब यूनिट डिजिट आप निकालिएगा तो हमेशा उसके क्या पावर में भाग लगाना है। तो 6 यहाँ से 21, 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, 1, और 1 मतलब 6 का पावर 1 कहने का मतलब कितना आ जाएगा। अब जब कभी भी पावर 1 हो तो वही आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा जिसका पावर होगा कहने का मतलब जिसका पावर 1 होगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। अब देखिए, अब और एग्जाम्पल मान लीजिए ले लीजिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हम अगर एग्जाम्पल के रूप में ले 13 का पावर ले ले 15, और इसका यूडी निकालना है, यूडी निकाले। जब इसका यूडी निकालिएगा तो इसमें भाग लगाना है, तो 13, 15 और ये इस तरह से। अब जब भाग लगाइएगा तो कितना बचेगा शेष, 13, 3 बचेगा। अब 3 जब बचेगा शेष तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लास्ट देखना है, सब नहीं लास्ट। तो 3 जब कभी भी किसी भी संख्या का मतलब कहने का मतलब 3 का पावर 3 होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 7। कहने का मतलब 3 का क्यूब, 3 × 9 = 7, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 7। अगर कभी भी 4 का पावर 3 आ जाए, उसका कहने का मतलब उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। अगर 6 का पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। तो समझ में आ गया। यहाँ पर अगर लिखने है तो लिख सकते हैं, अगर 4 का पावर 3 हो तो उसका यूडी 4 ही होता है, और अगर 6 का पावर कुछ भी हो तो कहने का मतलब 6 का पावर इस तरह से लिखिए, 1, 2, 3 ऐसे करके अंत तक। समझ में आ गया। तो 6 का पावर कुछ भी रहता है तो क्या होता है, 6 ही आता है, तो यूडी 6 होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर 2 का पावर 3 हो तो यूडी 8 होगा। अगर 7 का पावर 3 हो तो कितना हो जाएगा, 3 होगा यूडी। तो इस तरह से होता है। स्क्वायर में उतना टेंशन है, आप 2 बार गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। जैसे 4 × 4 = 16, इसका मतलब अगर सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा, 4 का पावर में। अब यहाँ से ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। अब सवाल भी थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखे। अब चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पे। इसको अब देखिए, ये जो सवाल है इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले यहाँ से देखिए सवाल। ये जो सवाल है क्या है, 44,806 संख्याओं को निकटतम 1000 में बदले तो होगा। कहने का मतलब 44,806 संख्या को यदि हम निकटतम 1000 में बदले तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसके करीब होगा। तो आप देखिए, अगर इस तरह का सवाल रहे तो 50 से अगर ऊपर रहेगा, 50 से ऊपर तो ये 100 के करीब होता है। समझ में आया। अगर 50 से नीचा रहेगा, जैसे यहाँ पर 51 आ जाए तो 100 का, और यहाँ 49, तो इसका मतलब 0 कहने का मतलब अगर यहाँ पर 125 है तो ये 100 के करीब होगा। अगर यहाँ पे 100 इतना है तो ये 200 के करीब, इस तरह से। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये कितना के करीब है, कहने का मतलब 4500 के करीब है। और ये तो बहुत का अंतर है, 4400 पे लाइएगा तो यहाँ से देखिए ये भी दिख रहा है,
ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए 44,000 और यहाँ पे शायद एक गलत था, 44,000 यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 44,000 कितना है 800 है। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या हज़ार में, यहाँ तो है इसके करीब, ये जो है इसके करीब है, लेकिन हज़ार में हम लोग को देखना है। तो हज़ार में देखना है तो ये भी नहीं होगा। अब देखना है इन तीनों में से कौन होगा। ये इसको देखने से पहले ये अच्छा है, आप देखिए ये 45 के करीब है तो ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा, ये भी। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब कैसे चेक करना है तो अभी हम बताए हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 175 है, तो अगर बोलेगा आपसे इसके निकटतम संख्या क्या होगा, तो निकटतम संख्या 100 में अगर बोलेगा, सैकड़ों में निकटतम संख्या, तो आप 200 मारिएगा। अगर 125 है तो आप 100 के करीब मारिएगा। तो इस तरह से। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। ये तो पेन भी नहीं उठाने का ज़रूरत है इसमें, हम अभी जस्ट हम फार्मूला बताया और एक एग्जाम्पल भी दे के बताए थे। जो जितना विषम संख्या का बोलेगा उतना का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो प्रथम 4 तो 4 का स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 2 गुने 3 प्लस 4 बराबर होगा, कहने का मतलब ये जो है ये किसके बराबर होगा। तो बोर्ड मास जब आप पढ़े होंगे या पढ़े हुए हैं पहले से, तो आपको पता होगा पहले कोष्ठ का क्रिया होता है बाहर वाले से पहले। तो ये 4 3 7 7 दूनी 14। अब देखिए ये यहाँ से तो ये 12 गुना में है, तो 4 3 12, अब 12 दूनी 24 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, अगर इसको हम देखें तो ये 4 दूनी 8, 8 3 11, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब 14 पूरना चाहिए। ये 3 दूनी 6, 4 10 ही आ रहा है। यहाँ से अगर देखिए तो ये 3 दूनी 6 या प्लस 4 दूनी 8, कहने का मतलब यहाँ से आ रहा है 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। देखिए अगर बोलेगा विषम संख्या का तो पता है, सम संख्या का अगर बोलेगा प्रथम, तो आप लिखिएगा प्रथम सम संख्याओं, प्रथम n लिख सकते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे अच्छा देखिए 25 है, इसका मतलब 50 तक गया होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। 25 है, इसका मतलब 50 तक लिखाया होगा, एक छोड़ के लिखाया होगा सम संख्या। तो n का मान इसमें कितना है, या तो आप डिटेल में भी बना सकते हैं, नहीं तो इस फार्मूला पे लगाइए, या आप इस पे भी बना सकते हैं। पूरा प्राकृतिक संख्या को लिख के फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, इसी रूप में आ जाएगा। अब देखिए कितना है इसका मान, n का मान 25 है, तो 25 रखिए n का मान इस फार्मूला पे। फिर 25 प्लस 1, यहाँ से 25 और यहाँ से कितना आ जाएगा 26। 25 का जब हम लोग गुना करते हैं तो 625, और एक 25 और उसमें जोड़ दीजिए तो 650। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 650। देखिए इसमें अगर हम बोलें तो बोलेंगे कितना 26 है, तो 25 को 26 है। अगर बोलेंगे हम कितना 25 है, तो 26 को 25 है। तो एक 25 हटा दिया हम, और 25 को 25 से गुना कर दिए तो 625, और फिर बाद में हम जोड़ दीजिए तो ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्या का योग। तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग जस्ट हम लोग फार्मूला देखे हैं। तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो 20 का उस n का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, यहाँ से 20 का स्क्वायर। अब लिखा है देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक विभाजित होती है। मतलब यह जो संख्या है, यह ऑप्शन में इस संख्या में 99 से अगर हम भाग लगाएंगे तो कौन सा इस चारों ऑप्शन में से सही करेक्ट होगा। तो आप देखिए डिजिटल सम हम लोग पिछले क्लास में देखे तो डिजिटल तो सम याद कीजिए, 99 है, 99 में का मतलब क्या होता है 11 और 9, मतलब 11 99। तो या तो आप पहले किसका लगाइए 9 का, या तो आप 11 का लगाइए। अगर हम 9 का लगाते हैं तो 9 का मतलब 0 या 9 का मल्टीपल। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा, देखिए ये 4 2 6, 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 13 6, आप 13 6 19, 19 और यहाँ से
ये 26, ये 9 से नहीं कट रहा है, 26 नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर 9 से नहीं कट रहा है, 11 से कट भी रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिएगा तो ये 9 तो आ रहा है, यहाँ से 10 1 11, तो 11 9 20, ये भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 8 1 9 और 7 2 9, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ से 6 3 9 और 5 5 10 8 18, ये हो रहा है। देखिए आप जोड़ के 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27 आ रहा है। अब 11 का लगाइए, तो अल्टरनेट जोड़ के, तो यहाँ से कितना जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 5 16, और 16 में से कितना घटाएंगे, सही है क्या? यहाँ से आप देखिए जोड़ेंगे ये तो कितना आ जाएगा, अल्टरनेट में आप जोड़िए तो ये आ जाएगा 6 5 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19। देखिए 6 5 11 8 19, और ये यहाँ से 5 3 8, 8 घटाएंगे तो 19 में से 8 घटाएंगे तो 11, और 11 से कटता है। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये स्पीड में बनाने का तरीका, अगर ये आपको डिजिटल सम आता होगा तो देखिए एकदम आप इस तरह से पेन भी नहीं उठाइए, आप बना सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। 99 रहेगा, या अगर मान लीजिए 72 रहता है यहाँ, तो पहले हम 9 को चेक करते, अगर 9 2 3 में आ रहा था सही, मान लीजिए इसमें भी 9 से कटता, इसमें भी कट रहा है, तो इसमें भी 9 से कटता, लेकिन तब लगाते क्या 11 का, तो देखते क्या 11 से ये पूरा विभाजित है। अगर नहीं होता 11 से तो 9 से कट भी रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा वो आंसर। जो जिसमें दोनों नियम क्या होगा, लागू होगा, वही होगा। अब देखिए ये है, इसमें बोल रहा है भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को अनेक मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। मतलब चौथा स्थान पे कौन सा भिन्न होगा अगर हम इन सब को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में अगर लिखे तो इसको कैसे चेक करिएगा जो कौन बड़ा है कौन। सबसे पहले देखिए इस तरह का सवाल लगा तो एक तरीका है जो आप नीचे वाले हर का एलसीएम लेके और सब में क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो आ जाएगा। एक ये जो है परसेंटेज फॉर्म में इसको बदल देना है, एक होता है। एक इसके गैप को देखना है, अंतर, एक ये तरीका होता है। तो चलिए हम मान लीजिए परसेंटेज फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 4/5 1/5 होता है 20%, 1/5 होता है 20%, और ये कितना आ जाएगा 80%, ये हमारा 80% है। अब यहाँ से देखिए ये 14% होता है, और ये 14 छक 84% आ जाएगा। अब ये 11%, 11 दूनी 22%। अब यहाँ से देखिए ये 9%, 9 9 81%, और ये कितना होता है, ये 12, 1/8 12.5, तो 12 या 36 मतलब 37, 37.5%। तो इस तरह से लिख सकते। थोड़ा अगर मान लीजिए एग्जैक्ट हम नहीं लिखे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा का अंतर रहता तो एग्जैक्ट लिखना पड़ता, यहाँ बहुत का गैप हो जाता है। तो आप देखिए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 84%। अब उसके बाद कितना है 81%, उसके बाद 80%, उसके बाद कितना है 22%, उसके बाद 37.5%। अब यहाँ पे लिखे हम इसको क्या 4/5 लिखे हैं, इसको लिखा है कितना 6/7, इसको लिखा है 2/9, इसको लिखा है कितना 9/11, इसको। अब सवाल ये देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि हम 675 को गुना किए जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन मतलब क्यूब रूट के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको अगर हम इसमें गुना कर दें तो वह पूर्ण घन हो जाएगा इस चारों ऑप्शन में से। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए इसका सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। अब ये कटेगा कितना से, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, ये भी 3 से लगेगा, यहाँ से 3 5 15, फिर 3 से 25, यहाँ से अगर देखिए 5 से। तो आप देखिए घनमूल में क्या होता है, जैसे वर्गमूल में 2 को एक जोड़ा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, इसी तरह घनमूल में 3 को एक साथ रख के हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं। ये तो घनमूल है। घनमूल कहने का मतलब 3 का हम घनमूल करेंगे तो 27, कहने का मतलब ये सही है।
इसमें 1 और 5 का क्या है, कमी है। तो ये जो 5 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब 5 ऐसा संख्या है जो 675 में गुना करने पर क्या हो जाए, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए क्या है, उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिसका योग कितना है, 15। मतलब क्रमागत का मतलब होता है लगातार। उन 3 लगातार संख्याओं को जोड़ करके कितना है, 15 दिया हुआ है। तो आपस में फिर उसका योग निकाल के कितना आना चाहिए, जो 120, 150, 125, 105, इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहला क्रमागत मान लीजिए x है, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ये 3 क्रमागत संख्या है। अब तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो x+1 x+2 बराबर 15। अब जोड़ेंगे तो 3x यहाँ से, और ये 2 1 3 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में। तो 15 - 3 3x बराबर 12, 3 चौका 12। करने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 4। अब 4 आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, गुणनफल। हम योगफल बोल दिए थे, नहीं गुणनफल के बारे में बोल रहा है। तो गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ से x का मान 4, x+1 का मान कितना आ जाएगा, 4 1 5। कहने का मतलब 5। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 2 6। अब इन तीनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 6 दूनी 12। कहने का मतलब 120। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 120। अब ये देखिए क्या है सवाल, 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक कौन है। इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा अंक कौन है। तो अगर फ्रैक्शन वाले सवाल में बड़ा अंक या छोटा अंक पूछे, अगर बेस उसका सेम रहेगा तो जो ऊपर में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो उसका बेस सेम करिए, या परसेंटेज द्वारा उसका मान रखिए, या उसके डिफरेंस चेक करके निकालिए। तो मान लीजिए परसेंटेज से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 33%। ये 1/5 20, तो ये 40% ये है। ये 25 या 75% है। ये कितना है, 16, ये 16% है। 1/6 होता है 16%, मतलब 16.2 कितना 3, इस तरह से होता है। तो अब इसमें बोल रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए कौन है, 75%। कहने का मतलब 3/4। तो इस ऑप्शन में 3/4 कहाँ है, ये। तो इस ऑप्शन में 3/4 ये है। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखिए लास्ट सवाल क्या है, संख्या 48 65 82 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर। अच्छा, 8 के स्थानीय मानों में अंतर। तो स्थानीय मान जब निकालते हैं तो ये 8, उसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर देखें हम तो 8, और फिर इसके बाद एक संख्या। इन दोनों का क्या करना है, अंतर ही ज्ञात करना है। तो अंतर निकाल लीजिए, 0 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। ये 10 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 2। अब देखिए इतना ही करके छोड़ दिए। यहाँ पर 80 है, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे कितना है 0 2, यहाँ पे 20 है। कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 79,920। तो आज के लिए इतना ही। फिर चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।